हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल मेरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटेड डॉक्टर अलका। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। 1 जून आपकी ऑफिशियली डेट दी हुई है एग्जाम की। तो आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर आपको अपने स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जा रही है स्टडी मटेरियल की, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ना केवल हमारे पास हिंदी विषय के लिए, अन्य विषयों के लिए, पर हमारे अन्य विषयों के लिए भी हमारे पास सारे कंटेंट उपलब्ध होते हैं, जैसे कि पीडीएफ, बुक्स, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज और एमसीक्यूज ईटीसी। तो हम देख रहे थे कि हिंदी साहित्य में हमने अपनी यूनिट जो 1 थी, 2 थी, 3, 4, 5 और 10, ये यूनिट हमारी इनकी रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, बुक्स और जो शॉर्ट नोट्स है वो एप्लीकेशन पे हमने डाले हुए हैं। अब जो हमें करना है नई चीज़, वो करनी है यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 8। ये हमको करनी है, जिसमें से हम यूनिट 6 शुरू कर चुके हैं। अब हमारी यूनिट 7 और यूनिट 8 आई होप आपकी जल्द से जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ हमने जो यूनिट 6 इकाई 6 हमने शुरू करी थी, उसका जो टॉपिक था वो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, यानी कि हमको काव्य के बारे में पढ़ना था, आधुनिक काल की। ठीक है, तो इसमें हमने पृष्ठभूमि देख ली थी, जिसमें से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ये पृष्ठभूमि हमने देख ली थी। भारतीय जागरण, पुनर्जागरण हमने देख लिया था। अब जो हमको करना है वो भारतेंदु युग, इसकी प्रवृत्ति हमने पूर्व में पढ़ ली थी, लेकिन हम शॉर्ट में अभी आपको फिर से बता देंगे। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। और हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे जो टॉपिक्स होते हैं उनसे संबंधित आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी हम आपको बताते हुए चलते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से भारतेंदु युग से पूछे गए थे। और उनकी जो प्रवृत्ति थी, ठीक है, जैसे ये पूछा गया था आपसे कि भारतेंदु युगीन जो साहित्य है, ठीक है, भारतीय युगीन जो साहित्य है, इसमें इसमें क्या है, भारतेंदुयुगीन साहित्य केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य ना होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। ये कथन किसका है? ये आपसे कोटेशन और इसी भारतेंदु युग से पूछा गया था। आगे हम देखते हैं, इससे पूछा गया था कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युगीन काव्य धारा में भारतेंदु की वाणी है, ये है ना, वाणी का जो सबसे ऊंचा स्वर था वो क्या था? आगे हम देखते हैं इसमें से और क्या प्रश्न पूछे गए थे। और इसमें से ये तो अभी हम काव्य की बात कर रहे हैं ना, सॉरी, हाँ, तो हाँ, भारतेंदु युगीन, इसमें गद्य और पद्य दोनों आ जाते हैं, क्योंकि भारतेंदु युग हम काव्य की दृष्टि से यूनिट 6 में पढ़ते हैं और गद्य की दृष्टि से यूनिट 7 में पढ़ते हैं। जो आपका काव्य की दृष्टि से अगर हम पढ़ते तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, ठीक है, विधवाओं की समस्याओं पर केंद्रित ये गर्भरंडा रहस्य किसने लिखा था? ठीक है, ये पूछा गया था आपसे। और क्या पूछा गया था कि जो रामनरेश त्रिपाठी हैं, ठीक है, उनसे पूछा गया था, ये भी काव्य में आपसे आया था। आगे हम देखते हैं कि यहाँ हम देखते हैं कि जो आपसे ये पूछा गया था, ये भी आपसे यूनिट 6 के ही अंतर्गत पूछा गया था, ठीक है, कि किस आलोचक ने स्वयं के बारे में कहा कि मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविताओं के विवेचक के रूप में हुआ है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं और क्या पूछा गया था, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे कि कवि निराला जो है, उनकी कविता में बादल किसका प्रतीक है? ठीक है, और क्या प्रश्न पूछे गए थे हम यहाँ पर देखते हैं। यह आपके पूरे प्रीवियस ईयर से है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ठीक है। और कुछ काव्य ऐसे थे जिनको हमने, जो हमारे छः छः यूनिट 6 के भी अंतर्गत आते हैं और यूनिट 9 के भी अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उसमें भी मध्य प्रदेश के बहुत सारे साहित्यकार दिए गए थे। तो वो हम चाहे उसको यूनिट 9 में ले लें, चाहे यूनिट 6 में ले लें, कि काव्य दोनों में है, ठीक है, काव्य और गद्य दोनों में है। तो कुछ कुछ यूनिट 9 का आपको कंटेंट 6 और 7 दोनों में मिला जुला दिखेगा। इस पे बताना पाना कठिन है कि कौन सा यूनिट 9 का है और कौन सा यूनिट 7 का और 6 का। इसमें से कुछ कुछ चीजें आपको मिक्स में मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे गए थे। और हम देखते हैं कि और 150 में से और कितने प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। तो उसमें कहीं कहीं आपको ये भारतेंदु युग के जो रचनाकार थे ना, उनकी रचनाएं पूछी गई थी। जैसे जो प्रेम घन है ना, उनकी जो रचनाएं हैं उनसे प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और अगर आप ये देखते हैं उर्मिला विषय में उदासीनता, तो ये भी आपकी यूनिट 6 और 7 दोनों के अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि पढ़ते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी को दोनों में है, गद्य में पढ़ते हैं, पद्य पढ़ते थे। 6 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया था कि श्रद्धा वीणा औरतानी औरतों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, ये कोटेशन पूछा गया था आपसे, ठीक है। और ये निराला हिंदी साहित्य के
में नए मानवतावाद के प्रतिष्ठापक हैं। ठीक है, ये भी आपको यूनिट 6 से ही पूछा गया था। और असाध्य वीणा जिस जापानी कथा पर आधारित मानी जाती है उस कथा का नाम क्या है। ठीक है, तो ये ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। और हम आगे देखते हैं कि प्रगतिवाद के संदर्भ में भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, ये सब आपकी यूनिट 6 में ही आते हैं। पंत की काव्य कृति को प्रकाशन क्रम पूछा गया था, तार सप्तक की भूमिका पूछी गई थी। ठीक है, कवि को उनके काव्य दृष्टि से मिलाने के लिए पूछ दिया गया था, यहाँ भी ऐसे ही था कवि को उनकी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सुभद्रा कुमारी चौहान को, इसको इनको तो हम स्पेशली किस में पढ़ते हैं, एमपी में पढ़ते हैं, है ना। तो ये इसको कुछ कुछ ये यूनिट 9 के भी अंतर्गत आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतना भी पता होता ना, अगर आपको ये नहीं पता होता, अगर आपने मध्य प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखें, तो ये हमको यूनिट 9 का भी लगता है और यूनिट 6 का भी लगता है। आगे हम देखते हैं कि हमें कुछ तो हम देख रहे कितने सारे प्रश्न, करीब करीब 10-12 प्रश्न हमें ऊपर मिल चुके हैं। तो ऐसे प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर में करीब करीब एक यूनिट से, यहाँ हम देखते हैं काव्य के संबंध, नहीं ये यूनिट 7 के संबंध में था। सरदार पूर्ण सिंह का संबंध पूछा गया था 6वें में। ये भी गद्य के संबंध में आपसे पूछा गया था। ठीक है, और हम बस, तो यहाँ पर हमारे समाप्त हो गए। तो हमने देखे 8 से 10 जो हमारे प्रश्न थे वो मतलब आधुनिक जो काव्य था उससे पूछे गए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है। हमको सबसे पहले यहाँ पर पढ़ना है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग पढ़ना है, जिसमें हम भारतेंदु युग की जो प्रवृत्तियां हैं उनको देखेंगे और काल विभाजन देखेंगे, किस किस विद्वान ने क्या क्या नाम दिए हैं हम ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो हम पहले देखेंगे, ये अभी थोड़ी सी जो आपकी पीडीएफ है वो अभी असेंबल नहीं है, बस आपको पढ़ाई की दृष्टि से यहाँ पर दिया गया है। और आप अभी देखेंगे यहाँ पर, तो हम थोड़ी देर में इसको, ये आपका वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद हम इसको असेंबल कर देंगे, तो ये बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगी। ये केवल आपको इन्फॉर्म करने के लिए है कि आपको क्या क्या पढ़ना है और आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो जो हम पहले देखते हैं भारतेंदु युग को हम देखते हैं यहाँ पर। तो भारतेंदु युग में हम देखते हैं कि सबसे पहले भारतेंदु युग में किस किस जो विद्वान हैं उन्होंने क्या क्या नाम दिया और उसकी जो अवधि है वो क्या से क्या मानी हुई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु का जो काल विभाजन है वो 1868 से 1993 ईस्वी में किया। ठीक है, और उसको नाम क्या दिया, नई धारा प्रथम उत्थान। ये आप उनकी पुस्तक में भी देख सकते हैं। फिर हम रामविलास शर्मा को देखते हैं, उन्होंने क्या नाम दिया, नव जागरण नाम दिया। ठीक है, उनकी पुस्तक भी है। और मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया, वर्तमान काल नाम दिया। रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल नाम दिया। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आधुनिक काल नाम किसने दिया, रामकुमार वर्मा ने दिया। त्रिभुवन सिंह ने जागरण काल, बच्चन सिंह ने पुनर्जागरण। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तो चूंकि इन ये चार तो करीब करीब पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस जो विद्वान हैं उन्होंने क्या क्या नाम दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में क्या कि आधुनिक हिंदी कविता के प्रथम चरण को भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग कहा गया। और नामकरण का जो आधार था वो भारतेंदु का जो कृतित्व था और व्यक्तित्व, ये दो चीज थी। अच्छा, अब हमको इसमें क्या है कि जब हमें भारतेंदु युगीन जो दिए तो उसमें हमें भारतेंदु के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उनके बारे में हमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़नी पड़ेगी, हमें उनके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतेंदु जो थे, अब इनके बारे में विशेष विशेष जो तथ्य हैं वो हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो समय सीमा दी हुई है ना, यहाँ जो समय सीमा दी हुई है तो क्या होता है कि जो भारतेंदु, यहाँ ऊपर हम देखते हैं कि भारतेंदु का यहाँ समय देखते हैं तो कुछ लोग क्या मानते हैं 1850 से लेके 1900 तक का मानते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि भारतेंदु का जो जन्म था वो 1850 में हुआ था, लेकिन कुछ लोग क्या होता है जब जब से उनका कृतित्व शुरू हुआ तब से वहां का समय मानते हैं, इसलिए ये जो समय आपको दिख रहा है ना, ये वही समय यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है,
तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे अगर हम भारतेंदु का समय देखें तो ये 1850 से 1950 1850 से 1900 तक का ही माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे ये देखते हैं कि इसमें जो मुख्य मुख्य रचनाकार थे उसमें कौन कौन से थे रचनाकार। अगर क्योंकि हमें जो भारतेंदु भारतेंदु युग की जो रचनाकार है ना, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन इसमें रचनाकार थे और उनका क्या क्या नाम था और उनका क्रम भी। क्योंकि जब अभी तो ये बातें नहीं पूछी जाती है, लेकिन जब पहले सीबीएसई और यूजीसी नेट एग्जाम लेता था तो नेट के एग्जाम में इनका क्रम जरूर पूछा जाता था। ठीक है, तो भारतेंदु युग के जो अगर हम क्रम से देखें तो सबसे पहले इसमें आते हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, फिर आते हैं तोताराम वर्मा, है ना। बालकृष्ण भट्ट का समय क्या था, 1844, तो मतलब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। और 1847 तोताराम का समय था। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय आता। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, फिर लाला श्रीनिवास दास, ठीक है, फिर आता है राधा चरण गोस्वामी, ठीक है, फिर आता है नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। ठीक है, फिर हम देखते हैं, ये हम आपको क्रम से बता देंगे। फिर आता है प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है, फिर नाम आता है ठाकुर ठाकुर जगमोहन सिंह का नाम आता है। फिर हम देखते हैं नाम किनका आता है, अंबिका दत्त व्यास का नाम आता है, अंबिका दत्त व्यास का नाम आता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि देवकी नंदन जो खत्री हैं, है ना, खत्री हैं, उनका नाम आता है। फिर हम देखते हैं किशोरी लाल गोस्वामी का नाम आता है। फिर हम देखते हैं बाल मुकुंद, आगे हम अगर और बढ़ें थोड़ा सा तो यहाँ आता है बाल मुकुंद गुप्त का नाम आता है। और फिर अंत में जो सबसे नाम आता है वो राधा कृष्ण दास का नाम आता है। ठीक है, इनका क्रम हम आपको बता देंगे। और जो सबसे लास्ट में थे इनका जो जन्म था वो 1865 था। ठीक है, तो ये भारतेंदु युग के क्या थे, भारतेंदु युग के ये रचनाकार थे उस समय के। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ यहाँ पर तो बच्चन सिंह ने यहाँ पर देख रहे पुनर्जागरण काल नाम दिया, तो इसके साथ ही डॉक्टर नगेंद्र थे ना, उन्होंने भी पुनर्जागरण काल नाम यहाँ पर दिया हुआ था, जिसको हम भारतेंदु काल के नाम से भी जाने जाते हैं। अब हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे उनके युग की प्रवृत्तियां। थोड़ी सी युग की प्रवृत्तियां हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दी थी, लेकिन थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर और बता देते हैं कि उनकी युग की प्रवृत्तियां क्या थी। उनकी जो उस समय की जो प्रवृत्तियां थी उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि भारतेंदु युग में राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति, इनके बीच में क्या था, ब्रजभाषा और खड़ी बोली, ये दो चीजें थी। एक तो थी राष्ट्रभक्ति, मतलब भारत देश, राजभक्ति यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी वहां पर, उनके बीच में द्वंद्व था। और ब्रजभाषा और खड़ी बोली इनके बीच में द्वंद्व हो रहा था। फिर पारंपरिकता और आधुनिकता, इनके बीच में भी अंतर विरोध पाया जा रहा था, क्योंकि काव्य में क्या चल रहा था, ब्रज चल रही थी, और गद्य में क्या चल रही थी, खड़ी बोली चल रही थी, तो लोग कंफ्यूज हो रहे थे। फिर जो कविता का विषय है उसको परंपरा से जो चली आ रही है रामकृष्ण पौराणिक कथा है वो माने, या आधुनिकता में जो चीजें चल रही है उनको माने, या फिर जो कि आपका राष्ट्रभक्ति यानी कि भारत देश और स्वतंत्रता की जो चीजें थी वो, या फिर राजभक्ति यानी ब्रिटेन सरकार के जैसे कहीं कहीं आपको कई कई रचनाएं भारतेंदु की ऐसी मिल जाएंगी जो राजभक्ति प्रेरित भी है ना, तो ये मिलती है। फिर हमको क्या मिलता है इसमें, हमको इसमें जो मिलती है राष्ट्र प्रेम मिलता है, ठीक है, समस्या पूर्ति मिलती है, भक्ति भावना मिलती है, और क्या मिलती है, सामाजिक समस्याओं का चित्रण हमको इन सब चीजों में देखने मिलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर, अरे यार, तो हम यहाँ पर देखेंगे, हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब क्या क्या चीजें हमको यहाँ पर देखनी है। अच्छा, यहाँ पर हम देखें जो रचनाकार है और उनकी रचनाएं, ठीक है, वो हमको आपको लास्ट में एक जो टेबल बना के हम आपको रचनाकार और उनकी रचनाओं का एक टेबल दे देंगे। अभी हम केवल अभी भारतेंदु के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारतेंदु के बारे में हम पढ़ें तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि भारतेंदु जो का जो नाम था, उन
के नाम पर ही इसका इस युग का नाम भारतेंदु युग कहा गया। ठीक है, और इनके बारे में और विशेष विशेष चीज देखते हैं कि उर्दू में ये रसा, ये प्रश्न पूछा जा गया कई बार, ये उर्दू में क्या रसा नाम से शायरी करते थे या लिखा करते थे। ठीक है, और इनकी जो 70 काव्य कृतियों की इन्होंने रचना की है, और सन 80 में सार सुधा निधि जो पत्रिका है उसमें हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया था, और आम जनमानस ने उनको भारतेंदु यानी भारतीय चांद की उपाधि सम्मानित किया गया। हरिश्चंद्र भारतेंदु की उपाधि शिव प्रसाद को अंग्रेजों द्वारा प्राप्त सितारे हिंद को अंग्रेजों द्वारा प्राप्त सितारे हिंद की उपाधि की प्रतिक्रिया में दी गई थी। ठीक है, जैसे शिव प्रसाद सिंह को अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी, उसी उपाधि के सम्मान में भारतेंदु को मतलब जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उनको हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी गई। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि भारतेंदु द्वारा जो संस्थापित संस्थाएं थी वो थी एक कविता संवर्धनी, और एक थी पेनी रीडिंग क्लब। ठीक है, और दूसरी थी तदीय समाज। तो इसको आप या तो ऐसे और इस तरह में कुछ याद कर सकते हैं, कपटी से आप ऐसे रट सकते इसको, कप टी। ठीक है, तो क से कविता संवर्धनी, प से पेनी रीडिंग क्लब, और टी से तदी। आप आपके याद करने के लिए आप तदी भी करके याद कर सकते हो, तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 थी जिसका नाम हमने रख दिया कपटी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो भारतेंदु की सभी काव्य रचनाएं थी भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित हैं। भारतेंदु गद्य खड़ी बोली में लिखते थे, पर कविता के लिए उन्होंने ब्रज चुना, ये द्वंद्व था। ठीक है, ये जो अंतर विरोध था ये हमको यहाँ पर दिखता है। और भारतेंदु को आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है। ठीक है, ये अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न कि आधुनिक युग का वैतालिक किसे कहा जाता है हिंदी काव्य में, तो वो भारतेंदु थे। भारतेंदु की कविताओं में भक्ति और श्रृंगारिक संवेदना और नवजागरण के स्वर मिलते हैं। भारतेंदु की भाषा, ठीक है, शिक्षा को बढ़ाने के लिए हरिश्चंद्र ने क्या हिंदी कॉलेज खोला। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये, क्योंकि ये खड़ी बोली में, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि उन्होंने ब्रज भाषा में कविता की, लेकिन उन्होंने ये जो कविताएं थी ये विशेष तौर पे खड़ी बोली में की, इसलिए इनके बारे में पूछा जाता है। विजय वैजयंती शीर्षक मिस्र में क्या थे, भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी थी। नाट्य शास्त्र और साहित्य दर्पण का अनुवाद भारतेंदु ने तदीय सर्वस्व और पश्चिमोत्तर प्रदेशीय वेशभूषा नाम से किया था। ठीक है, ये आपको साहित्य दर्पण विश्वनाथ जो हम, और नाट्य शास्त्र भरत मुनि की। ठीक है, तो ये तदीय सर्वस्व तो सब जरूर आप याद कीजिएगा। यहाँ भी तदीय सर्वस्व हमने ऊपर भी देखा। ठीक है, तदीय सर्वस्व और तदीय समाज। ठीक है, ये 2 चीजें हैं इनमें, एक सर्वस्व और एक समाज। समाज किसके लिए था, जब आप सभाओं और संस्थाएं उन्होंने जो स्थापित की थी उसके लिए तदीय समाज। तो दोनों चीज से आपको दो पता चल जाएगा कि ये इन्हीं की है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि भारतेंदु के बारे में। इन्होंने रिपुनाष्टक, क्या, रिपु नाष्टक नाम का जो एक रचना की, वो किसके उसमें प्रशंसा में लिखी, उन्होंने लिखी लॉर्ड, ये भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये जो तथ्य लिखे गए हैं ना ये पूछे गए हैं, लॉर्ड रिपिन की प्रशंसा में लिखा। ठीक है, और भारतेंदु द्वारा पैरोडी, गाली, लावणी, सैपा आदि शैली में, ये इससे भी प्रश्न पूछा गया है नेट में पूछा गया। मैं आपको अभी बताती हूँ कि क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इसमें जो ये है ना आपसे यहाँ पर जो नाट्य शास्त्र और साहित्य दर्पण है ना, तो ये नाट्य शास्त्र नहीं है। ठीक है, ये नाट्य शास्त्र नहीं है, ये है आपका नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र, और दूसरा कौन सा था, दूसरा था आपका शांडिल्य भक्ति सूत्र। दूसरा क्या था, शांडिल्य
भक्ति सूत्र, उसका उन्होंने तदीय सर्वस्व में अनुवाद किया। ये नहीं था, नाट्यशास्त्र नहीं था। नाट्यशास्त्र तो इन्होंने काव्य शास्त्र पर कोई उतना विशेष काम नहीं किया था। इन्होंने ये जो भक्ति संबंधित रचनाओं थी ना उसमें काम किया था। ये हम जब इनकी रचनाएं देखेंगे तब हमको वहां पर मिलेगा। अब हम आगे जो मैंने आपको यहाँ बात पीछे बताई ना कि पैरोडी गजल, इसमें से प्रश्न कैसे आता है? इसमें प्रश्न ऐसे आता है कि जैसे जो उनकी बंधर सभा रचना है वो किस शैली में लिखी गई है, प्रश्न ऐसा पूछा गया था एक बारी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो बंदर सभा है वो उर्दू के इंदर सभा, इंदर सभा, ये क्या है यहाँ पर, इंदर सभा है ना, एक प्रकार के नाटक के अनुकरण पर रचित था बंदर सभा, इंदर सभा था, उसके अनुकरण पर इन्होंने बंदर सभा लिख दिया था। और ये क्या थी? ये पैरोडी थी। ये क्या थी? ये पैरोडी थी। ठीक है, भारतेंदु की जो मुकरियां थी, क्या थी? मुकरियां थी, ये खड़ी बोली में थी। उर्दू की कविता और जो मुकरी थी ये बहुत विशेष है, क्योंकि विशेष चीजें सब आपको जो यहाँ पर बताई जा रही है वो विशेष विशेष चीजें बताई जा रही। आगे देखते हैं, जो विजय वल्लरी थी वो जो काबुल की विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई कविता थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें कुछ कुछ फॉन्ट मिस्टेक है, वो मैं आपको करेक्ट करके फिर पीडीएफ में अभी डाल दूंगी वीडियो के बाद। ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उनकी। ठीक है, बाकी तो सारी है, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, पर कुछ कुछ उनकी इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, और ये ऐसी है जो जिसपे मैं टिक कर रही हूँ ना, ये आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछी गई हैं। इससे पूछा गया था उत्तरार्ध, ये नेट में ही पूछा गया था आपका, क्योंकि नेट इतनी बड़ी संस्था है ना कि वहां जब पूछा जाता है तो वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वर्षा विनोद, वर्षा विनोद, और कई कई आपको ना दो दो नाम से भी, अभी जैसे इनकी कोई रचना देख लेंगे तो कहीं कभी आपको एक दो नामों से मिलेगी। ये फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी और कृष्णा चरित्र। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कुछ इनकी राजभक्ति से भी संबंधित कविताएं थी, जिसमें से क्या थी, स्वर्गवासी, स्वर्गवासी और श्री अलवरत वर्णन अंतर अंतारलिपिका। ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगी, अंतारलिपिका थी। फिर श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन था। ठीक है, फिर राजकुमार सुस्वागत। ठीक है, इसमें से ये सब तो थी, लेकिन ये जैसे है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर, पीड़ित होने पर जो कविता लिखी। ठीक है, मुंह दिखावनी, मुंह दिखावनी। ठीक है, और भारत शिक्षा, मनस्पि, ये सब उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है आपका, विजय वल्लरी, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। विजयनी, विजय पताका या वैजयंती, ये इम्पोर्टेंट है। और रिपनाष्टक, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये राजभक्त पूछ सकता है कि किस किस भावनाओं से या उससे प्रेरित थी, तो ये राजभक्ति से प्रेरित थी। आगे हम देखते हैं कि अन्य अन्य भारतीय भाषाओं की अन्य कविताओं में हम देखते हैं उनकी और रचनाएं थी, कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम देखते हैं कि आवो आवो भारत राज, भारत जो वानो, ये गुजराती कविता है, लेकिन ये पूछी नहीं जाएगी आपसे, लेकिन फिर भी आपको मैं दे दूंगी। और दूसरी थी पंजाबी भी थी और मारवाड़ी भी थी, और ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि उन्होंने जो विशेष है गुजराती में भी, पंजाबी में भी और मारवाड़ी में भी और बंग में भी, इनमें भी उन्होंने भाषा में रचनाएं की। आप केवल जानकारी के लिए बस इतना समझिए। अन्य कविताओं में हम देखेंगे प्रातः समीरन, ये आपको पूछा गया है, प्रातः समीरन। ठीक है, ये पूछा गया था आपसे। और आपसे क्या, उर्दू का स्यापा, ये पूछा गया था। और ये उर्दू का स्यापा है ना, ये स्यापा शैली में लिखा गया, तो ये तो नाम से पता चल गया है। और बंदर सभा मैंने बता दिया, ये पैरोडी थी। ठीक है, बंदर सभा पैरोडी थी। और प्रातः समीरन क्या था, हाँ, प्रातः समीरन से पूछा गया था कि किस छंद में लिखा गया है, तो ये बंगला छंद में, बंगला छंद में लिखा गया है। और ये क्या है, ये
पयार या पयार छंद भी इसको कहा जाता है, बंगला छंद या पयार छंद भी इसको कहा जाता है। ठीक है। नए जमाने की मुकरी, मुकरी से तो पता चल जाएगा कि मुकरी शैली में है, मुकरी शैली में यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और इसमें एक और थी समधिन मधुमास, समधिन मधुमास वो था आपका मधुमास, वो था आपका गाली शैली में। ठीक है, गाली शैली में था। तो इस तरह से हम यहाँ जो जो हमें पद्य की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट था पद्य की दृष्टि से यहाँ हमने देखा। अब हम यहाँ पर देखते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को देखते हैं। ठीक है, तो प्रेमघन की समस्त जो काव्य कृति उनका संकलन ये है। ये वो रसा नाम से लिखते थे भारतेंदु, और ये अब्र नाम से लिखते थे। ठीक है, भारतेंदु किस नाम से लिखते थे? रसा नाम से लिखते थे। और प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस नाम से लिखते थे? अब्र नाम से लिखते थे। ठीक है, और इन दादा भाई नेरोजी के पार्लियामेंट के सदस्यों ने हर्षपूर्ण और विलायत मन को काले कहने पर शोभपूर्ण जो कविताएं हैं वो लिखी थी। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कि पुरुषोत्तम पंचक बकरी विलाप, वो हमने क्या देखा था? दशरथ विलाप देखा था भारतेंदु में। तो प्रेमघन ने क्रमशः मयंक महिमा और पितर विलाप लिखा था। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? एक तो उनका दशरथ विलाप था, दूसरा उनका बकरी विलाप था। तो उसी पे उन्होंने क्या लिखा था? ऊपर हम देखते हैं ना बकरी विलाप, यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला, यहाँ ये बकरी विलाप है ना, तो इसी के अनुकरण पे उन्होंने क्या लिखा था? पितर विलाप लिखा था, और मयंक महिमा लिखी थी। ठीक है, आनंद अरुणोदय, ठीक है, मयंक महिमा, इनकी रचनाएं और इनकी रचनाओं में और हम देखते हैं तो देखिए यहाँ हम देखते हैं तो हमको मिलता है जीर्ण जनपद मिलता है। ठीक है, और हमको क्या मिलता है? आनंद अरुणोदय, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। हार्दिक हर्षादर्श मिलता है, हार्दिक हार्दिक हर्षादर्श मिलता है। और हमको क्या मिलता है? मयंक महिमा हम देख चुके, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, ललित लहरी और ब्रज चंद पंचक, ये हमको इनकी रचनाओं में मिलते हैं। मैं आप टेबल में आपको बता दूंगी। हाँ, दूसरे रचनाकार को देखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र। इनके बारे में विशेष विशेष चीज देख लेते हैं, और बाकी आप जो राजा रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक डली है आप उससे भी एक बार देख लीजिएगा। तो प्रताप लहरी इनकी जो छोटी छोटी कविताओं थी उनका संकलन है। पूछा जा सकता है कि प्रताप लहरी में कौन कौन सी कि बड़ी या छोटी कैसी कविताओं का संकलन है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हास्य और व्यंग्य कविताओं के क्षेत्र में ये सबसे अग्रणी थे। तो विशेष क्या है? हास्य और व्यंग्य में ये आगे थे। प्रेमघन की भांति इन्होंने भी लावड़ी शैली में कई कविताएं लिखी, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ पर हम देखेंगे कि हर गंगा, ठीक है, हर गंगा और तृप्तयाम और बुढ़ापा, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत, ये पूछा जाता है। ये सारे ये जो है ना, ये सारी रचनाएं आपसे पूछी जाएंगी, जिसमें रहेगा आपका हर गंगा तो इतनी जरूरी नहीं, लेकिन तृप्तयाम और हिंदी का हिंदी का हिमायत ये पूछा जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण कविताएं लिखी, इसलिए मन की लहर कविता में बाल विधवाओं की करुण दशा का वर्णन हुआ है। ठीक है, देशभक्ति कविताओं में व्यंग्य अद्भुत मारक शक्ति है, इन्होंने अपनी उसमें प्रयोग किया है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो प्रताप नारायण मिश्र की जो रचना है उसमें एक हम देखते हैं प्रेम पुष्पांजलि, और देखते हैं मन की लहर, अभी हमने देखा मन की लहर को। लोकोक्ति शतक देखते हैं हम, लोकोक्ति शतक ये मैं आपको टेबल में दे दूंगी। श्रृंगार विलास और हरगंगा तो देख लिया, श्रृंगार विलास। ठीक है, अब हम देखते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह को। तो ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में ना एक विशेष बात ये भी है कि एमपी से ना इनका नाता रहा है, ठाकुर जगमोहन सिंह का। ठीक है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह ये आपके क्या है, बिजरावगढ़ है जो कटनी कटनी सतना के पास है, वहां पर से इनका संबंध रहा हुआ है। या जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आपको वहां से पता चलेगा। ठीक है, तो इनके बारे में क्या था कि श्रृंगार और भक्ति सौंदर्य पर कविताओं की रचना थी। हो सकता है पिछली बार ना पूछा गया था, इस बार जरूर पूछा जाएगा इनसे कोई ना कोई प्रश्न। अब
इनके द्वारा ब्रज के क्षेत्र में प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन हुआ है। अलंकारों की स्वाभाविक योजना ब्रजभाषा में इनको दिखाई देती है। इनका जो अनुदित, ऋतुसंहार और मेघदूत ब्रजभाषा, जो ब्रजभाषा है ये ब्रजभाषा की सरस कृतियां हैं। इसके अलावा हम जो जगमोहन सिंह की, ठाकुर जगमोहन सिंह की जो हम रचनाएं देखते हैं उसमें ऋतु संहार जो अनुदित है, इसमें हम देखते हैं प्रेम, संपत्ति, लता। ये पूछा जा चुका है इनकी रचनाओं में, लता लता करके दे दिया था और पूछते हैं कौन सी इनकी रचना नहीं है। श्याम लता है, ठीक है, प्रेम संपत्ति लता है, एक है श्याम लता, दूसरी है श्यामा सरोजनी, अन्य है देवयानी। देवयानी भी पूछी गई थी, देवयानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये पूछा गया था एक बार प्रश्न में। और मेघदूत ये भी अनुदित है। तो ऋतु संहार और मेघदूत जो कि नाम से लग रहे हैं अनुदित थे और ये इनकी मौलिक थी। तो ये आप इनकी कुछ बस 4-5 ही रचनाएं हैं, तो आप इनको विशेष तौर पे याद कीजिएगा, मैं टेबल में आपको अभी दे दूंगी। अब हम देते हैं अंबिका दत्त व्यास। और हम जब गद्य पढ़ेंगे इनके बारे में ना, तो हम देखेंगे वहां इनके द्वारा कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली गई थी, हम वहां पर गद्य में वहां पर देख लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने खड़ी बोली या फिर एक ऐसी टेबल बना लें कि जैसे अंबिका दत्त व्यास है ना, अंबिका दत्त व्यास है, तो हम यहाँ पर लिख दें उनका पद्य, यहाँ पर लिख दें उनका गद्य, और अन्य में लिख दे जैसे पत्रिका है वो है। पर वो ये नहीं समझ में आता कि अगर ये ऐसी टेबल बना देंगे तो उसको मैं शामिल, पीडीएफ को शामिल किस में करूंगी, वो गद्य में करूंगी या पद्य में करूंगी, क्योंकि एक ही बार ऐसी टेबल बनेगी जो कि बार बार दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं, हो सकेगा तो मैं गद्य में ही शामिल कर दूंगी। तो खड़ी बोली में कंसवध इनका जो अपूर्ण है, ठीक है, शीर्षक प्रबंध काव्य की इन्होंने रचना की। और हम क्या देखते हैं, और इनके में हम देखते हैं कि फागुन में पचीसी विलास, इन्होंने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर फारसी में इन्होंने दशरथ विलाप शीर्षक जो कविता खड़ी बोली में लिखी, ठीक है, दशरथ विलाप। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि वहां वो हम कहाँ पर देखते हैं, ये हम देखते हैं भारतेंदु के संदर्भ में भी देखते हैं और इनके संदर्भ में भी कभी कभी पूछा जा सकता, पूछा गया है। अब आगे हम देखते हैं बिहारी बिहार नाम की इनकी रचना में महाकवि बिहारी के दोहे, ये ठीक है, ठीक है, भाव विस्तार किया गया है, ठीक है। भारतेंदु द्वारा जो स्थापित कविता संवर्धनी सभा थी, तो उसे पूरी अमी की कटोरियों सी चिरजीवी रहो, ये लाइन बहुत पूछी जाती है, ठीक है। विक्टोरिया रानी समस्या पूर्ति करके अंबिका दत्त व्यास ने अपने समस्या पूर्ति काव्य क्या होता है ना, कि एक लाइन दी जाती है आपको और अगली लाइन तुरंत ही वहां पर मौलिक अपनी बनानी पड़ती है, ठीक है। और इसी जब ये इन्होंने ये पंक्ति समस्या पूर्ति की तो इनको सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। आगे हम देखते हैं कि भारत धर्म शीर्षक कविता में वर्णाश्रम का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया और इस कविता में विदेशी जो वस्त्र थे और अन्य वस्तुओं के आयात को भारत की आर्थिक बदहाली का मूल कारण बताया। ये और इनके अलावा क्या क्या रचनाएं थी इनकी, यहाँ और रचनाओं में हम देखते हैं कि पावस पचासा हम देखते हैं, ठीक है, सुकवि सतसई, चूंकि इनको उपाधि भी मिली थी तो सुकवि सतसई। और हम कहते थे, ये पूछा गया था एक बार आपसे, हो होरी, ठीक है, हो होरी, ये रचना एक बार एंड नेट पे पूछी गई थी। बिहारी बिहार ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं राधा कृष्णदास को देखते हैं, ठीक है, राधा कृष्णदास को हम देखते हैं, इनका गद्य में, अच्छा, रिश्ता में ये हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे और भारत महामासा और देश दशा ये वाली इनकी प्रसिद्ध कविताएं थी, ठीक है। इन्होंने क्या क्या विशेष क्या है, रहीम के दोहों पर कुंडलिया छंद की रचना की थी, ठीक है। अन्य हम देखते हैं, अन्य हम देखते हैं कि जो मैंने अभी आपको समस्या पूर्ति बताया ना, वो इसी इनमें हमको बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इसमें जो कवि हैं और उनकी समस्या पूर्ति जो संग्रह है वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे जो गंगाधर द्विजगंग है ना, गंगाधर द्विजगंग है, उनकी जो है समस्या प्रकाश नाम से समस्या पूर्ति ग्रंथ हम यहाँ पर देखते हैं उनका, किसका, गंगा
धर द्विजदंग का। फिर दुर्गा दत्त व्यास का हम देखते हैं। दुर्गा दत्त व्यास का जो है उसका नाम है समस्या पूर्ति प्रकाश। गोविंद गिल्ला भाई का समस्या पूर्ति प्रदीप। अंबिका दत्त व्यास का सर्वस्व। और इनका है पचीसी। अंबिका दत्त व्यास का क्या है? समस्या पूर्ति सर्वस्व। और प्रेम घन का पचीसी नाम से। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि और भी जो कवि थे इस युग के, उसमें बहुत ज्यादा किसी का था नहीं, बस दुर्गादत्त व्यास की एक रचना थी जिसका नाम था अधमोद्धार शतक। ये इतना विशेष पूछा नहीं जाता है आपसे। जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा ना अगर भारतेंदु युग में, तो इतने एक्स्ट्रा लोगों का नहीं पूछा जाएगा। ये सबसे ज्यादा ये तब पूछा जाता है, ये इतने डिटेल में तब पूछा जाता है जब जैसे एनटीए नेट के एग्जाम हो गए ना, ये जो हर 6 महीने में होते जाते हैं, उसमें इतना डिटेल में पूछा जाता है। और जो आ, साल में कई नौकरी वाले पेपर होते हैं उनमें इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। वो आपको मेन मेन जो सिलेबस में दिया है वहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें और क्या देखते हैं, थोड़ा सा इसी समय की चीजों में, इसी समय की चीजों में हम देखते हैं कि जो अयोध्या प्रसाद खत्री है ना, अपनी रचना खड़ी बोली आंदोलन में काव्य में खड़ी बोली का जो सुपरिणाम सुपरिणाम सूत्रपात यहाँ हमको दिखता है। ठीक है, सुपरिणाम यानी कि सूत्रपात यहाँ पर हमको दिखता है। सूत्रपात किया उन्होंने। इस कृति में क्या था? ब्रज और अवधि की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से मना कर दिया गया था। ठीक है, ये थोड़ी कट्टरपन वाली बात हो जाती है। और इन्होंने खड़ी बोली में 5 शैलियां बताई थी। ठीक है, मौलवी शैली। तो ये शायद शैली पूछे या ना पूछे, लेकिन ये आपको खड़ी बोली में, खड़ी बोली पद्य की 5 शैलियां, खड़ी बोली में या खड़ी बोली पद्य में 5 शैलियां। फिर हम यहाँ देखते हैं जो सरयू प्रसाद मिश्र हैं, सरयू प्रसाद मिश्र हैं, उन्होंने ब्रज भाषा में पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का इस्तेमाल, पर्वती ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका भारतेंदु है, हमने भारत गद्य पद्य की दृष्टि से अगर देखें तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर भारतेंदु का चीज कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर ये एक चीज और देखते हैं कि जो आपके कुछ आलोचक हैं या विद्वान हैं, है ना, उन्होंने भारतेंदु युग के लिए क्या क्या बातें कही है या कोई कौन सा स्टेटमेंट दिया। तो जो आपके रामविलास शर्मा है ना, उन्होंने क्या बोला कि भारतेंदु युग का जो साहित्य है व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। क्या बोला? गदर। गदर कौन सा? 1857 वाला, ईस्वी वाला। ठीक है, एक ये हो गए। दूसरा है कि रामविलास शर्मा जो है, रामविलास शर्मा ने एक और स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। क्या चाहता है? उसमें सुधार चाहता है। आगे रामचंद्र शुक्ल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाके खड़ा कर दिया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक है। तो एक अगर ये पूछा जाए कि नए युग का प्रवर्तक, नए युग का प्रवर्तक किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा भारतेंदु युग का पद्य है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हम एक ऐसे टेबल बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको अब यहाँ उसमें बता दिया है। अब हम एक ऐसी टेबल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कवि, भारतेंदु युग के ही कवि या रचनाकार, और उनकी पद्य की रचनाएं और उनकी गद्य की रचनाएं। और अन्य में हम देखेंगे, वहां पर अन्य में हम क्या देखेंगे, जैसे पत्र पत्रिकाएं हैं और संस्था वगैरह है, ये हम देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार और बता दूं, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम जा रही है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है या आपको और कोई कंटेंट चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम बहुत प्रयास करेंगे कि आपका पेपर बहुत से बहुत अच्छा हो और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। देखते हैं अगले वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं जो द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हमारे आगे के भी युग जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमें
पद्य की दृष्टि से देखना है तो हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।